हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा का पार्ट 2 सिलेबस लेकर के आए हैं। इसमें मैथमेटिक्स और टीचिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेष पर 62 बचता है। उसी संख्या से 31 भाग देने पर क्या बचेगा? देखिए, एक जो ऐसे क्वेश्चन में ये है कि जितना शेष बचता है ना, उसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। बस इससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 31 दूनी 62, कुछ नहीं बचा तो आपका उत्तर हो जाएगा 0। इसका एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इनको क्या कर लीजिए, इनको एक ही जैसा बना लीजिए। यानी 0.36 है तो इसे 36/100 कर दीजिए, ठीक है। और इसे 1.2 है तो यानी कि आप इसे 120/100 कर दिया। 12/10 ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 कर दीजिए और हो जाएगा 48/10 कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिए। ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 144 और इसका एचसीएफ जो होगा 10, तो 14.4 होगा इसका उत्तर। यहाँ पर है दिया हुआ है, यानी इसकी यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका x जो निकलेगा वो 2 की घात 6 होगा बराबर 2 की घात x, ठीक है। तो x की घात यानी x की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पर है 243, ठीक है। तो यहाँ 3 की घात -3 की घात, ठीक है, -3 की पावर जो है आपका आया है ये 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चाय की कीमत 20% बढ़ने पर एक आदमी अपनी खपत 20% कम करता है तो कर देता है, तो चाय पर उसका खर्च कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? ठीक है, तो 20% पेनिंग बढ़ाने पर 20% क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो उसके जो वो है खर्च है, ठीक है, तो उसमें जो यानी कमी आएगी वो 4% आएगी। जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम कर दिया जाए, ठीक है। तो उसका जो होता है वो होता है x²/100%, हमेशा माइनस निगेटिव आता है। ए ए सी से 50% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? देखिए, इसमें कह रहा है कि ए सी से, यदि सी जो है आपका 100 है तो ए हो जाएगा 150, ठीक है, 150 हो जाएगा। और आपका जो बी है वो हो जाएगा 125, क्योंकि बी सी से 25% आता है। तो ए बी से कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत है, तो आप जो है ना कितने प्रतिशत अधिक है, तो इनका दोनों के लिए निकालेंगे तो 25 बटे आपको जो निकालना पड़ेगा वो 150 से, ठीक है। तो सॉरी 125 से, क्योंकि आपका 125 ही है ये, 25×5 125, 25 और, ठीक है, 25 दूनी 50 यानी 20%, तो उत्तर हो जाएगा आपका 20%। कह रहा है तीन संख्याओं, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो छोटी संख्याओं का योग यानी दो छोटी संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा? ठीक है, इसके लिए कुछ आपको नियम नहीं करना है। नियम ये ले लीजिए कि दो छोटी संख्याओं का योगफल कितना हो, क्रमिक संख्याएं। तो यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब है दो क्रमिक संख्याएं इसका मिल ही नहीं सकती हैं,
क्योंकि 4 और 4 ही 8 हो सकता है। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, दो छोटी संख्या होंगी। इसी तरह से 5 है तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, तो 5 में 2 का 2 यानी 2 तिया 6 और 6 चौको 24 मात्र होगा। और इसी तरह से 9 का निकालें तो 9 का जो आपका यानी कि संख्याएं होंगी दो, ठीक है, वो 5 और 4 हो जाएंगी, तो 4 5 और 6, तो 6 पंचे 30, 3 चौक 12, ठीक है, 120 ही होगा। अब आपका सिर्फ रह गया है 11। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा हो जाएगा ये 5 और 6 और 7। ओके, 6 पंचे 30 और गुणे 7 210, तो हमारा हो जाएगा 11। इसमें 6 की घात ऋण 1.6 ये इसका मान क्या होगा? तो यहाँ जो आप निकालेंगे ना, तो यहाँ 2 की घात लिखा हुआ है आपका, 6 लिखा हुआ है, तो 2 की घात, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 घात 4, ठीक है, और गुणे 16/100, ठीक है, इतना हो गया। और फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि 2 की घात 4 और गुणे 4/100। ओके, और इसी तरह से आपका हो जाएगा 2 की घात 2/10। ठीक है, तो 20/100 कर दीजिए। तो आप देखेंगे 16 चौको 64, 4 चौक 16 और 20 कितना हुआ 36, इन्हें मिलाएंगे तो हो जाएगा 100। तो 100/100 का मतलब होगा 0, यानी 1 आया, तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, तो उत्तर हो जाएगा 2। इसमें कह रहा है 25,000 लोगों के में से केवल 60% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो 25,000 और का 60%, 60/100, ठीक है, इतने तो लोग बचत करते हैं। और इतने कह रहा है इतने लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, 30 और 30 60 और 2 62 लोग क्या करते हैं, डाकघर, और शेष लोग शेयर में बचत करते हैं। तो शेष लोग कितना बचा, 100 में से जरा आप क्या करिए, 62 निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 38। ठीक है, तो 38/100 इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप को जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, 25 छक्का 150, ठीक है, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 3 और 1 जीरो ये कट जाएगा, तो 150 में से आपको 38 का गुणा करना है। ओके, तो 15 तिया 45, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका 45 से ज़्यादा आ रहा है, तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 45 से ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 5700, बिना गुणा किए हुए आ जाएगा। 166 को रोमन संख्या में क्या लिखते हैं, देखिए ये आपका हो गया 100, 50 और 10 60 और 6 66, तो आपको हो जाएगा डी उत्तर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 4 से बड़ी 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, कौन सी है। ठीक है, देखिए यदि आप देखें तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 9000 पूर्ण यानी बड़ी संख्या नहीं है, 9999 भी नहीं है, आपका है 9801। ठीक है, तो जो आपको यानी कि इसमें कोई खास मेहनत की जो है ना ज़रूरत नहीं थी, तो आप लोग क्या कर सकते थे, इनको ठीक है सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये तो आपका किसका है, 169 लिखा हुआ है, तो ये 13 हो गया, 13 और 300 212 और 13 हो गया 225, तो ये किसका हो गया, 15 का। अब 15 और 610 और 15 हो जाएगा 625, और ये वर्ग है किसका, 25 का। ओके, चलिए आप लोग जो है ना इसमें कुछ नहीं करना था, आपको x + y निकालने के लिए
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो है आपके पास बचेगा, ठीक है, आपका बचेगा 2। ठीक है, क्योंकि √5² माइनस √3², तो 5 - 2 आएगा, और ऊपर जो बचेगा वो 5×5 = 25। ठीक है, और 3×3 = 9, 25, यानी 5 और आपका 3 आएगा, 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 8 इधर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 8। इनमें से औसत इसका क्या होगा? ठीक है, इनमें से सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद आप इसका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो इसमें जो आपका औसत आएगा, ठीक है, वो 1 आएगा। सबको जोड़िए और उसके बाद क्या करिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है एक उत्तर आएगा। इसमें भी बिल्कुल सामान्य सा था। इन दोनों को जब आप निकालेंगे तो a² - b² मतलब एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो 9 7 16, सॉरी 8 7 15, और 9 9 18, 1 19, और 9 9 18, 1 19, इतना हो गया। इसमें से आपको 45 घटाना है। ठीक है, नीचे देखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को यानी कि एक एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, माइनस करने पर एक आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, प्लस वाला ही होगा, क्योंकि माइनस करने पर एक आएगा। तो यहाँ पर आया 9 8 17, 9 8 सॉरी 9 7 16, 8 7 15, 8 7 15 आ गया। ठीक है, और 9 9 18, 1 19। ठीक है, 195 आ गया आपका। यहाँ पर आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0, और 4 में से 5 यानी 9 में से 5 गया, 4 गया 5, और यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ आएगा 1। अब इसको इससे विभाजित करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 10, तो उत्तर हो जाएगा 10। चतुर्भुज यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 10 20, 360 को 20 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा, तो सबसे बड़ा है 7 और 3 10, तो 10 हो गया, और इसमें 18 गुणा करेंगे तो 180 उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु में 25% पर बेची जाती है तो वो हो गई 125 की, और बोल रहा है दोगुना कर देंगे तो दो हो जाएगा 250। ठीक है, 250 की बेची जा रही है। ठीक है, अब वो कितने की थी कितने की, ठीक है, वो थी आपकी, ठीक है, 100 रुपये की। जरा इन दोनों को घटाइए तो 150 आया, और 150/100 और गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये 9 से विभाजित है, तो 9 को हटा दीजिए तो 7 6 13, 1 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। यानी सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो वो क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। तो इसे आपको 9 से विभाजन में लेकर के आना था। 17वीं पाली में वो 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है 17वीं पाली के बाद औसत उसका। ठीक है, कितना था, ठीक है, तो 17वीं पाली के बाद उसका औसत कितना है, 39 है। इसे निकालना चाहें तो इसे निकाल सकते हैं आप। पहले 16 पारी तक उसका मान लीजिए एक्स रन इन एक्स उसका एवरेज था, तो 16x हो गया, और फिर इसके बाद इसने क्या किया, इसने 87 रन बनाया, और यहाँ पर क्या किया, इसने 17 से विभाजित कर देंगे तो ये आएगा 17, सॉरी ये आएगा x-3, x-3 पे। इसे इधर करेंगे तो 17x और धन 17×3 = 51 बराबर 1687। ठीक है, 16 को इधर लेकर के आइए, x हो जाएगा, और 51 को इधर लेकर जाइए तो 87 में से 51 घटा दीजिए, यहाँ बचा 6, और यहाँ पर जो है ना 3,
36 रन एक्स का है, 3 रन बढ़ जाता है तो 36 और 3 39 हो जाएगा। उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इनको आप जोड़ेंगे तो 4 3 7, यहाँ पर 7 आएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, सॉरी 4 3 12 1 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और 4 17। ठीक है, और ऊपर फिर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ से ये यानी 17 और इसमें आगे है, तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 13/17 इतना आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 17 दूनी 34 और उसमें से 13 घटा दीजिए तो आया कितना, 21/17 हो जाएगा। आपका उत्तर बी होगा। 3:4 में बांटी गई और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में 20 रुपये कम मिले तो सीधा सीधा क्या है, कुछ नहीं है, 5 में से 3 घटाइए, कितना आया 2, तो 2x बराबर कितना हुआ 20, तो x का मतलब कितना हुआ 10, तो एक को मिला 50 रुपये, एक को मिला 30 रुपये। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी थी, 80 रुपये थी। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और आगे कह रहा है कि उनका गुणनफल इतना है। दो संख्याओं का योग तीसरी यानी कि x प्लस वाई बराबर हुआ कितना, तीसरी संख्या के बराबर है z। तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस z बराबर कितना हो गया 18, इसे भी z लिख सकते हैं। तो z का आया 18/2, दोनों 18, यानी z का मान 9 आ गया। ओके, अब कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है 162। ओके, तो आप जो है ना यानी कि तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए, अब आपको निकालना है x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ निकालना है x y और z बराबर हो गया 162 और एक्स वाई बराबर हो जाएगा 162/9। ठीक है, तो 9 एक कम 9 और 8 72, तो एक्स वाई का आया 18, एक्स वाई आ गया 18। अब यहाँ पर अप्लाई करिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, -2xy कर दीजिए। एक्स प्लस वाई आपको पता है कितना है, 9 है, तो 9 9 81 और इसमें फिर इसके बाद 81 आ गया और इसके बाद माइनस, ठीक है, 2 गुणे 18, तो 18 दूनी 36। ठीक है, और फिर प्लस इसमें क्या करिए, एक और जोड़ दीजिए, 9 9 81 जो प्लस जेड स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता चल गया, जेड स्क्वायर आपका 81 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 1 2 हो गया और 8 8 16 हो गया, 162, और इसमें 8 दूनी 16 यानी कि आपको 36 घटाना है, तो 12 में से 6 निकला, कितना आया 6 आया। ठीक है, और इसके बाद 4 में से जो है आपका 5 में से 3 निकला, 2 आया, 126 उत्तर हो गया आपका, सी उत्तर हो गया। ठीक है, हल्का हल्का मैं इसका आपका सलूशन भी बताते चला जा रहा हूँ, तो आप अपने से चेक कर सकते हैं। वेतन 50% घटा दिया जाता है, उसके पास 50% बढ़ा दिया जाता है, उससे कुल कितने प्रतिशत की, ठीक है, हानि हुई। जब ये कंडीशन होती है तो आप जानते हैं हमेशा हानि होती है। और अभी ऊपर मैंने बताया है, आप 5 का वर्ग कर दीजिए और बटे यानी कि 100 कर दीजिए। ठीक है, 50 का वर्ग ही कर दीजिए, तो 5 बचे कितना हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 25, तो ये हो गया और बटे 100, 0 0 काट दीजिए, 25% की हानि होगी। यहाँ पर दिया हुआ है 3 की घात x, तो 3 यानी x प्लस वाई सीधा है। 81 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया, ठीक है 81, तो 3 की घात 4, और यहाँ 81 यानी कि आपका हो गया यहाँ 3 की घात 4 x माइनस वाई और बराबर 3 की घात 1, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो 1/4, तो 1/4 हो गया, वाई वाई काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2x है,
2x बराबर 4 धन 1/4, 4 चौक 16 और 1 17 और बटे कितना हो गया 4। ये 2 को इधर ला के गुणा कर दीजिए तो 17/18 हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा क्या, ठीक है, सी। 6% ब्याज की दर से 10 वर्ष में एक साधारण ब्याज 120 रुपये है तो मूलधन बराबर क्या होगा। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय। ये हो गया 6 दूनी 12 तो 2 वर्ष 200 रुपये हो गया। ए और बी को 12 दिनों में, यहाँ पर ये है कि आपका 1/12, 1/15, 1/20, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12/60, तो 12/60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, तो कुल कितने दिनों में काम होगा 10 दिन में, क्योंकि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, यानी a, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी 12/7 आएगा तो a प्लस बी प्लस सी 2 से इधर भाग हो जाएगा। 240 छात्रों के प्राप्तों का औसत करने के लिए आप इसको क्या करिए, मान लीजिए x छात्र हैं जिनका कि औसत क्या है, उत्तीर्ण छात्र 39 है, अनुत्तीर्ण 15 है, ठीक है। तो आप उत्तीर्ण छात्र ले लीजिए, ठीक है, कि उत्तीर्ण छात्र x हैं, तो यहाँ पर हो जाए अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 250, ओके, में से आप 15 घटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा, सॉरी x घटा दीजिए तो हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, इसमें 15 से गुणा करिए और प्लस, ठीक है, 39x और बराबर कितना हो जाएगा आपका 240 और गुणे 35। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको यह आएगा उन उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 200 है, ठीक है। इसी को ही हल करना है जैसा मैंने बताया आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ कि मानव उत्तीर्ण छात्र कितने हैं x हैं, ठीक है। तो आप अनुत्तीर्ण छात्र भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 240 और ऋण x ये अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, ठीक है। और फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस जो उत्तीर्ण छात्र हैं, ठीक है, उनका इतना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 240 और गुणे 35। आप जो भी जिससे भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर दीजिए 3 पचे 15, ठीक है, और 13 तिया 39 और 3 अट्ठे 24। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, इतना दिया हुआ है, x के लिए सॉल्व कर लीजिए, जो x आएगा वही आपका हो जाएगा, तो इसका आएगा 200। चाहे नहीं आए तो आप लोग 200 रख करके उसको देख लीजिए। एक संख्या के 2/5वें भाग, यानी कि एक संख्या और उसके का अंतर, यानी कि x माइनस 2/5, x बराबर है 510, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 में से 3 निकला कितना है 2 निकला, कितना आया 3x बराबर 510 गुणे 5, 3 इधर आएगा तो 17 तिया 51, 100, ठीक है, 70 और यहाँ आपका 3 है तो 17 तिया, ओके, 3 से इन यहाँ पर हो गया है 17 पचे 85, तो कितना हो गया आपका, ठीक है, 85 हो गया, सॉरी उस संख्या का 10% क्या है 850 आया, इसका 10% आपका हो जाएगा कितना, ये 0 कट जाएगा, 85 जो है वो हो जाएगा। एक डीलर अपनी वस्तु को 3/4 भाग इतने में 20% पर लाभ पर बेचता है। देखिए 3/4 जो लाभ पर बेच रहा है ना, इसी को निकाल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है ये निकल करके आ जाएगा कि आखिरकार इसका यानी कि कितना है, तो ठीक है, तो इसका 15 आएगा, 15%, क्योंकि 20 से कम ही होगा, निकालेंगे उतना और आएगा आपका 3/4, तो 3/4 का यानी कि भाग है 20%, तो x/3
3x/4, ठीक है, यही तो होगा आपका। और इसे 20% भाग पर क्या करता है, यानी 20% अधिक पर, यानी कि बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 120। ओके, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 5×3 = 15, यही आपका हो जाएगा 15%। किसी वस्तु को 10%, 20%, देखिए इसे क्या करिए, 80% और सॉरी 10% का मतलब है 90। पहले 90 रुपये में वस्तु मिली, फिर उसका 80%, यानी कि 80% हुआ, और फिर उसका 75% हुआ। ठीक है, इसे आप पूरा करेंगे तो यानी कि ये पूरा आएगा आपका, ये आएगा 54। ठीक है, 54% पर वस्तु बेची गई, तो यानी 100 में से घटाएंगे तो 46 आपका आएगा। दो संख्याओं का अनुपात ये बिल्कुल इजी होता है। ठीक है, यानी कि 2x और गुणे 3x और बराबर हो गया 54 और गुणे x, क्योंकि x ही HCF होता है। एक यहाँ से x कट गया, तो 2×3 = 6, 6 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 9। x का मान आ गया 9, तो 9×2 = 18 और 9×3 = 27। ठीक है, तो दोनों है, तो 18 और 27, 8 7 15। ठीक है, और 2 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 45। इसे मैं आपको यानी उत्तर बता देता हूँ और आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लेते हैं कि जो यानी कि पिता है, पिता की आयु x है, तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी x/2। ठीक है, और इसके बाद +3, इतना हो गई किसकी, पुत्र की। ठीक है, और पिता की कितनी है, x है। ए कह रहा है 3 वर्ष अधिक है, आधे से 3 वर्ष, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी x/2 धन 3 ऋण 5 और बराबर x-5, इतना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये ऋण 2 आएगा और इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x/2 और इक्वल टू x माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 और -2। या 5 इधर लाइए, और ये जो आपका है -3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये यानी कि माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -3 बचेगा। ठीक है, तो x + x + 2 का मतलब कितना हो गया, 1.5। ठीक है, यानी कि 3/2 x = माइनस, और यहाँ पर आएगा ये आपका x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें आएगा -x/2 = -3, तो x = हो जाएगा 3 2 = 6। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि राहुल इसमें x/2 + 3 और ये उसका है -5 = कह रहा है कि राहुल अपने पिता से 21 वर्ष छोटा था। तो इसमें जो पिता की आयु है x-5, ठीक है, अब पिता की आयु से 21 वर्ष छोटा था, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि इसमें यदि हम 21 माइनस कर दें तो बराबर हो जाएगा। इसी को आप x के लिए क्या कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। और जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसका राहुल की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। पहले पिता की आयु आएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद x/2 करके और उसमें क्या कर दीजिएगा, 3 प्लस कर दीजिएगा, तो आपको इसकी आयु मिल जाएगी। तो इसकी आयु है 22 वर्ष। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 144 गुना है, यानी कि πr² बराबर 144 πr²। पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका हो गया r² बराबर हो जाएगा 144। तो r/r या दोनों को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। r = हो जाएगा आपका कितना, 112 और r। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
इसका होगा 2πr और दूसरे का हो जाएगा 2π, ठीक है, यहाँ पर 2πr और यहाँ हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना हो जाएगा 2, और सॉरी इसको दोनों को और इसको दोनों को हटा दीजिए। अब आया r, तो यहाँ 12r बराबर r हो गया, ये कट जाएगा तो 12 यानी कि 12:1, तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, a हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है, तो आप चाहें जैसे चाहें वैसे निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ संख्या आपकी आएगी 2/13। आप इनमें क्या करिए, 1/2, 1/2, तो 2 की घात क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ पर सब में 12 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 की घात हो जाएगा यहाँ पर 4, और 4 की घात हो जाएगा 3, और 6 की घात 2, ठीक है, और यहाँ 12 की घात 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से यदि 12 घात कर दें तो यहाँ पर आप 4 चौक 16 चौको 64, और 3 तियाँ 9 तियाँ, ठीक है, 27 और तियाँ 81, आपका यही वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ठीक है। और ये 6 छंग 36 और ये 12 है, तो ये 6 की घात ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है इसमें आपको 25,000 रुपये तो भोजन और किराए पर खर्च, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, तो इसका आधा कर दिए, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो 12,500 आपको उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 25,000 तो किसका, शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा पर खर्च कितना है 25%, तो 12,500 को क्या कर दीजिए और खर्च यानी कम कर दीजिए, 12,000 को हो गया 6 और 500 हो गया 250, इतना हो गया कम, आधा आधा दिया हुआ है। इस सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, ठीक है। अब जो है ना इसमें तो क्वेश्चन शायद ये यानी कि शायद कटेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी और इसमें भी जो है कोई चीज़ ऐसा नहीं आ रहा है कि इसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणन सदैव क्या होता है, विभाज्य होता है, ठीक है। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं का जो यानी कि वो विभाज्य होता है, वो 3 प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया कहीं पर भी आप जो है यानी कि ले लें जिसके द्वारा जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, विभाजित होता है। तो आप सबसे छोटी छोटी संख्या निकालना चाहेंगे, तो जैसे आपका आएगा यानी कि ये 24 है, तो 2 3 6 चौको 24, ठीक है। तो कोई भी संख्या आएगी तो 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो सकती है, 4 से विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 24 वाला हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें कोई भी 3 सम प्राकृतिक संख्याएं, 3 सम प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो तो 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होगा। अब वो रेंडमली ले सकते हैं आप लोग, जैसे कितना हो गया, ठीक है, यानी कि आपका हो गया 20, ठीक है, और हुआ फिर 22, फिर उसका हुआ, ठीक है, यानी कि 22 और फिर कितना हो गया 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 से तो पूरा ये यानी कट ही जाएगा। किसी और को भी लेकर के आप लोग देख सकते हैं, आपको उत्तर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या 3 भी है, तो कोई ऐसी संख्या है, क्योंकि इनमें बाकी सब में क्या होता है और संख्याएं जो है ना सम्मिलित नहीं होती हैं, 3 नहीं आती है, ठीक है। कुछ ऐसी संख्याएं जो जैसे 3 से ही क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, ठीक है। जैसे आपका 30 हो गया, गुणे 32 हो गया और गुणे 34 हो गया। अब इसको आप डिवाइड करें तो आप जो है ना यानी 24 का मतलब है 2 और गुणे 3 और गुणे 4, ठीक है। तो 4 8 32 और 3 दहाई 30 और 2 से ये कट जाएगा 17, ठीक है। लेकिन यदि किसी और को लेकर के आएंगे गुणनफल तो नहीं कटेगा, तो आपको उत्तर हो जाएगा 24। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जा सकने वाले इसका जो होगा ना, इसका जो आर होगा वो 7 होगा,
ठीक है, और सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो 22 × 7 154 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इसका उत्तर। सबसे छोटे धन पूर्णांक का सबसे बड़े ऋण पूर्णांक का गुणन कितना होगा? सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक ऋण 1, तो इसका हो जाएगा ऋण 1। एक टैंक 2/5 भरा हुआ है। यदि इस टैंक में 160 लीटर पानी डाला जाता है तो 6/7, तो 6/7 और -2/5। ठीक है, तो 6×5 = 30 और 7×2 = 14 और बटे 35, ये बराबर होगा 160 के, और गुणे 135। ठीक है, और इसमें से 14 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 दहाई तो कितना हो जाएगा 350। ये एक्स है, एक्स की वैल्यू, तो इसका जो है ना आएगा 350 उस टैंक की क्षमता है। ए बी का 150 है तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, तो 50% है तो बी ए और प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा? तो इसमें हो गया ए बी का 150 है, तो चलिए 150 हो गया। अब बी हो गया आपका 100। ठीक है, तो कितना हो गया 250। ठीक है, अब आपको 250 निकालना है किसका? जो है यानी कि बी ए प्लस बी का कितना होगा। ठीक है, तो 250 का 100 निकालना है। देखिए 100/250 और गुणे 100। ठीक है, 1 0 इसको काट दीजिए, 2500 को 100 और 10 चौक 40, कितने परसेंट हो जाएगा? 40%। 25% असफल हो जाते हैं, केवल 450 आप यानी सफल होते हैं, तो सीधा सीधा है 75% बराबर है। ठीक है, कितने? 450 के, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% हमारा होगा वो 450 और बटे 75 और गुणे 100। ओके, 6×5 = 30 और 6×7 = 42, 3 × 45, इसका 6 गुना है, ये 600 हो जाएगा। 6250 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए 6250 का 12% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से अर्ध किया जाता है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा आपका? 6 बटे हो जाएगा 100 और बटे 1 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ पर आएगा 50। ओके, तो आपका ये जो आएगा इसमें तो 50 और 3 53 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये निकालना है 6/250 गुणे 53 और गुणे 53 और बटे 50 और गुणे 50। ओके, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 5×5 = 25 और 25 हम कितना होता है? इतना होता है, और इसके बाद है ये आपका 0.2 कर दीजिए तो भी क्या हो जाएगा? यानी चल जाएगा वो। ओके, इनको गुणा कर लीजिए, आपका जो है आएगा यानी कि ए उत्तर आ जाएगा। इसमें कह रहा है ये है, तो इसका आपको निकालना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, पहले x प्लस इसका पहले होल स्क्वायर कर दीजिए तो 3 आएगा, फिर यानी 1 आ जाएगा उसमें, x² + y², फिर उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 0। सबसे छोटी धनपूर्ण संख्या क्या होगी जिसे इससे आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, इनका एलसीएम 4 5 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 का पहले 2 गुना कर लीजिए, तो 240 और 43। ठीक है, 3 जोड़ दीजिए तो 240 3 43, यही 9 से विभाजित होगा। 4 3 7 2 9, तो यानी कि ये विभाजित होगा आपका 9 से, उसमें कोई शेष नहीं बचेगा, और आप यदि उनसे विभाजित करेंगे तो उसमें से 3 शेष बचेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 12 घटे तो कितना आएगा? 2 आएगा,
दो तियाँ छः, ऋण छः हो गया, और ऋण छः से 48 को भाग देंगे तो 8×48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, और 8×48 फिर -6 यानी आएगा आपका माइनस, ठीक है, यानी कि 6 - 48, ठीक है, और +7, ठीक है। तो इसमें से आप 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 41, फिर 6 माइनस कर दिए तो बचेगा 35। तो -35 आपका आंसर आएगा। इसको आपको कुछ नहीं करना है, 99,999 बाहर ले लीजिए, अंदर बचा जो उसको जोड़ दीजिए। तो यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15, और 15 6 21, 21 बटे कितना हो गया 7, और 7 या 21, इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 3×9 = 27, ठीक है, और 3×9 = 27, तो यानी 2 ही आएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ करना क्या है कि यहाँ आप ऐसा कीजिए कि 5 + 2√3 में, ठीक है, इसका नेगेटिव माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 - 4√3, ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 7² माइनस, ठीक है, जो नीचे हो जाएगा आपका वो 7 - 4√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 आएगा, और 4 4 जा 16, और 3 जा 48। इसका मतलब है नीचे का मैंने बता दिया, यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा। अब ऊपर आपको निकाल लेना है, जो भी ऊपर आए वो ए यानी कि उसके टर्म में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये आएगा आपका ऊपर 11 - 6√3, इन दोनों को देखिए तो ए की जगह आएगा 11, बी की जगह -6, तो आपको उत्तर हो जाएगा सी। इन आकृतियों में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद 2022 का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो 2022 में यहाँ क्वेश्चन आएगा, ये पूरा 42 है, यहाँ से यहाँ तक 42 है, ठीक है, और ये तीन अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि ये से आप क्या करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 42 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आएगा, ठीक है। तो 14, इसका मतलब है ये 14, ये 14, और यहाँ पर 7। ऊपर वाले का कितना होगा, तो ऊपर वाले का हो जाएगा पाई और आर, 2πr होता है ना, तो पाई आर का मतलब हो जाएगा, ठीक है, पाई और आर, और 42 है तो इसका कितना हो जाएगा 21, और प्लस इस वाले का कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी पाई और गुणे, यहाँ से यहाँ तक 14 है तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है, और धन 14 14 28, ओके, कितना हो गया, समझ में आया या नहीं आया। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पूरा 42 है, इसमें 3 भाग में है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 तिया 42, 14 14 हो गया, तो ए बी 14 हो गया, बी सी 14 हो गया, सी डी 14 हो गया, ठीक है। और इसका बड़े वाले का आर है कितना 21, तो पाई गुणे 21 इसका हो गया परिधि, ठीक है, और इसकी परिधि हो गई पाई गुणे 7 इस वाले की, छोटे वाले की, इस वाले की, ठीक है। अब इसको भी दोनों को जोड़ दिया तो 14 और 14 28 हो गया। अब यहाँ पर है 22/7, ठीक है, 22/7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर सिर्फ 22 बचा, ठीक है, और यहाँ 7 या 21, तो कितना बचा 66, तो 66, और उसमें 22, तो 8 2 10, ठीक है, और 2 4, और 1 5, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6 और 11, 116 हो जाएगा। उत्तर होगा आपका, ठीक है, कौन सा, डी 116। 15 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 15 × 8, तो 12 आदमी उसी दिन कितने दिन में करेंगे, लीजिए आपका आ गया 10 दिन, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 10 दिन में क्या करेगा, उसे पूरा करेगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, x/y का मान ले लीजिए, x/y का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर लेकर के आइए x/y, तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ 5 है और डिवाइडेड बाई 150, इतना हो गया 1/30। तो यहाँ पर यानी
जो है आप भाग दे दीजिए, तो y से भाग देंगे तो 1 माइनस एक्स बाई वाई बचेगा, और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाई वाई इतना बचेगा। तो 1 माइनस 1/30 करेंगे तो 30 में से 1 घटेगा तो 29 आएगा, और नीचे 30 में से 1 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो जो आपका 29/31 हो जाएगा, यही वाला उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा इसका ए। यहाँ पर है, चलिए अब आपका जो है अंतिम सवाल ये था मैथ का। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं सीधा सीधा आप लोगों को जो है वो बताऊंगा इनके आंसर बस। मूल्यांकन की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है कि ये क्या होता है, ये शिक्षक और छात्र दोनों को पुनर्बलन प्रदान करता है। अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां इसमें से कौन कौन सी हैं? ओके, तो यहाँ पर है यानी चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों की भाषा, शारीरिक, तो ए हो जाएगा। ध्वनि तो आएगा ही नहीं अशाब्दिक में। इनमें से कौन सी चिंतनशील अध्यापक और जो है अशाब्दिक संप्रेषण की विधि कौन महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है, महत्वपूर्ण विधि है, नहीं तो ध्वनि संकेत भी आएगा। बच्चे शोर करते हैं तो अध्यापक मेज पे डस्टर पटपट पीटता है, वो ध्वनि संकेत हुआ, ठीक है। तो अब आपका यानी आंसर तो एक होना चाहिए। अब हमारा बोर्ड आंसर क्या देता है ये निर्भर करता है उस पर। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषताएं हैं, तो चिंतनशील अध्यापक की सभी विशेषताएं हैं इसमें। इसमें है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार इसमें कुल कितने हैं, 21 जो है ना, अब बढ़ा दिए, पहले 5 थे अब 21 कर दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर के 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं। 21 प्रकार की जो है वो क्या होती हैं, वो किसी भी व्यक्ति में वो पाई जाती हैं शारीरिक अक्षमताएं। इनमें से कथन सीखने के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो सीखना क्या है, व्यवहार परिवर्तन तो है ही है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, बिल्कुल, ठीक है। प्रत्येक जीव सीखता है, सीखने में परिपक्वता थका, ये गलत है, ठीक है। तो 1 2 3 कह रहा है कि इनका सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल सम्मिलित है। थक जाता है बच्चा तो पढ़ नहीं पाता। श्यामपट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, तो इसमें आपका जो भी है, ठीक है, उत्तर बी होगा, ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। मानव आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है, सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक है, दूसरी सुरक्षा है, तो 1 2, तीसरी संबंध, फिर अर्थ यथार्थी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही सी वाला हो जाएगा। विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, ठीक है, तो इसमें विद्यालय में पाठ्यक्रम इसलिए आवश्यक है, तो इन्हीं समुचित संचालन में और नियंत्रण रखता है, बिल्कुल। 2 सही, तो फिर आगे कुछ नहीं सोचना है, डी उत्तर। तकनीकी का संबंध क्या है, ठीक है, तो शिक्षण तकनीक का संबंध सही है। शिक्षण तकनीक में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण तकनीक में भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों प्रकार की प्राप्त की जाती हैं। सीखने का आकलन इनमें से कौन सा क्या है, सही है, तो यहाँ पर सीखने का आकलन जो है वो है कि यह बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में शिक्षक को सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या क्या है, तो पाठ्यचर्या समग्र लक्ष्यों, योजनाओं एवं अभ्यासों से है जो विद्यार्थी के अनुभव को आकार देते हैं, ए उत्तर होगा इसका। कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियां निम्नलिखित में से वर्गीकृत की जाती हैं। बोलने और सुनने, लेखन और पठन, देखिए, और यह है भाषा रहित संप्रेषण उतना नहीं आता है, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 यदि है, ठीक है। बोलने और सुनने की रणनीति, शाब्दिक और अशाब्दिक, लेखन और पठन की रणनीति, ठीक है, और हमारा हो जाएगा इसमें मौखिक एवं लेखन की रणनीति, तो फिर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सब डी। शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, सहानुभूति होती है। कुछ लोग धैर्य बोलेंगे, ठीक है, सहानुभूति से धैर्य भी आ जाता है, धैर्य से सहानुभूति आ जाती है।
परंपरागत उपागम शिक्षक सहायक सामग्री किन प्रकार से वर्गीकृत करता है? सिर्फ श्रव्य और दृश्य। परंपरागत की, ट्रेडिशनल की बात कर रहा है तो इसका होगा सिर्फ श्रव्य और दृश्य। विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तर्क यानी तार्किक तर्क की क्षमता अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका अधिक प्रतिभागी द्वारा, पूछताछ द्वारा, चर्चा द्वारा। विद्यार्थियों को व्याख्यान देकर नहीं, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकाल देता है, यह किस प्रकार का शिक्षक व्यवहार कहलाएगा? ठीक है, आलोचना करना और अधिकार दिखाना। ठीक है, ये ही होगा ये। इसमें पढ़ने समझ, गणित से क्या होता है? डिस्कैलकुलिया, सीधा जोड़ दीजिए, तो बी से 2 हो गया। इसका मतलब है ए और बी दोनों में से कोई सा भी होगा। पढ़ने संबंधी क्षमता, लिखते संबंधी, लिखते हैं डिस्ग्राफिया और पढ़ने में डिस्क्लेसिया। ठीक है, तो आपका क्या चीज़ आएगा 3, 2, 1। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। तो आपका सॉरी बी उत्तर है आपका 3, 2, 1। संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है। प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया। उत्तर बी होगा। इनमें से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, ये गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत होता है क्योंकि प्रत्येक छात्र क्या होते हैं? अलग होते हैं, तो नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, यही वाला गलत है। ठीक है, ए इसका गलत है उत्तर। दंड दिया जाता है गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वांछित व्यवहार स्थापित करने के लिए। ठीक है, गलत व्यवहार करने से रोकने, पुनरावृत्ति रोकने के लिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो नैदानिक मूल्यांकन। एक सेकंड, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। ओके, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसका उत्तर सी होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। गृह कार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, गृह कार्य के निर्माण में शिक्षण के विशेष उद्देश्य, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण विधियां नहीं, छात्रों का मानसिक स्तर। तो 1, 2, 4 कहीं पर है? 1, 2, 4 छात्रों की रुचियों और वृत्तियों 5 भी ले लीजिए, तो 1, 2, 4, 5, तो आपका हो जाएगा सी। उत्तर हमारा होगा सी। इनमें से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है? चिंतन और स्वायत्तता, स्वास्थ्य और कल्याण। ये स्वास्थ्य और कल्याण नहीं है, बाकी सब है। कक्षा 6 का विद्यार्थी है दिनेश। उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभवों को याद किया, पाया कि उसे कुछ चीज़ें सम्मिलित नहीं की हैं। फिर आधार पर उसने क्या किया? अध्ययन किया और फिर से जमा करता है। सीखने के रूप का आकलन, सीखने का आकलन, सीखने की के लिए आकलन, और क्या चीज़ है? यह आपका सत्रांत, यानी सत्रांत आकलन। तो यहाँ पर है आपका, ये हो जाएगा कि सीखने के रूप का आकलन। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, नहीं, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी, सीखने का आकलन। कि उसने कितना सीखा, उसने वापस फिर से क्या किया? याद किया ना, इसलिए सीखने का आकलन होगा। यहाँ पर है इनमें से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर जो अस्वीकृति का सिद्धांत है, ये सीखने का सिद्धांत नहीं है। NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए प्रगति कार्ड जारी करता है 360 समग्र संस्तुति। ठीक है, 2023 में पंचकोश का अर्थ है पंचमुखी विकास, यानी सर्वांगीण विकास। 2020 की नवीन शिक्षा नीति है 5+3+3+4। तो सी। इनमें से बहुसंवेदी कौन सा है?
उपागम की इसमें विधियां, तकनीकों और सामग्रियों का बहुइंद्रिय सम्मिलित होता है। ये हमारा ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए, ओ सॉरी सॉरी, नहीं है, बहुसंवेदी उपागम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत और रोचक बनाता है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू नहीं होता, ये सब पर लागू होता है। ठीक है, बहुसंवेदी। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई सा नहीं, डी उत्तर होगा इसका। प्रतिमा कक्षा 5 की विद्यार्थी है। जब शिक्षिका उससे मौखिक परीक्षण लेती है तो बिल्कुल नहीं उत्तर दे पाती। उसे इस बात में घबराहट होती है, किंतु लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी उत्तर। रियाल अपनी कक्षा के बच्चों हेतु जीके का परीक्षण करना चाहती है। किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं कम समय में लेने वाले होंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर होगा आपका ए। एमसीक्यू, शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये तीनों स्तर हैं। शिक्षा के अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, नए सिद्धांत स्थापित करना, नए तथ्य, नवीन प्रयोग करना, सभी। ओके, इसके बाद है परीक्षार्थियों के क्षमताओं से, परीक्षार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए वे हैं मनोवैज्ञानिक, आलोचनात्मक, रटनन, इसे हटा दीजिए बस, 1 2 4। तो 1 2 4 आपका पहले वाले में ही है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बहुसंवेदी। ठीक है, बहुसंवेदी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट स्किल तकनीकी। कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है। विद्यार्थी की प्रतिभा से विद्यार्थी की ग्राह्यता की ओर। ठीक है, करके सीखना इसको बोला जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बी। शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास के समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है, वह है समेकित प्रणाली। ठीक है, समावेशित प्रणाली नहीं है। समावेशित प्रणाली का मतलब हर प्रकार के बच्चों को एक साथ समान शिक्षा देना, ये समावेशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो आपका एक्सक्लूसिव जो है ना, इंक्लूसिव जो है, तो इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की तैयारी है, आधारभूत संरचना भी है, संस्थानों की उपलब्धता है, कठोर आकलन प्रणाली नहीं। 1 2 3, तो बी उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे कि यदि वे बरसात के दिन देर से विद्यालय आए तो क्या कहेंगे। आप कुछ नहीं कहेंगे, आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सक्षम बनाता है। तो इसमें इसमें हम लोगों को क्या करना है, काउंट यानी चुनना है। तो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध, बिल्कुल। फिर इसके बाद हमारा है सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, अनुदेशन का प्रयोग करना, स्वतंत्र और सहयोगात्मक अनुभव देना। ठीक है, अब देखिए इसमें सब में 2 है, तो फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सभी चाहिए, नहीं तो सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना कोई जरूरी नहीं है। इनमें कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है, प्रशंसा करना, व्याख्यान देना, निर्देश देना और उपरोक्त सभी। शिक्षक जो है ना, यानी प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार निर्देशन देना नहीं है। गतिविधि और खेल आधारित विधियां हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं और उनके ज्ञान कौशल को दृष्टिकोण से अर्जन में सहायता करते हैं। बिल्कुल है, रचनात्मक उदाहरण यानी अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती हैं।
कार्य और खेल के मध्य आत्मविश्वास और समझ विकसित करती हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा डी पूरा। सृजनात्मक कक्षा कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शिक्षक कक्षा का प्रबंधक और आयोजक है। शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने वाला है, नहीं। यहाँ पर है सृजनात्मक की बोल रहा है, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव। विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक सुगम करता, ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, सी। शिक्षण केंद्रित दो वो नहीं है। सिद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही है। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। उसने इस पर चिंतन किया, यह एहसास किया कि बच्चों में रुचि का कारण व्याख्यान की विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण में प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अपनी शिक्षण शैली को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने को कहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं एवं विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है? ठीक है, तो वास्तविक वो है तो उसके लिए है क्षेत्र भ्रमण। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है, यदि आप लोगों ने अभी तक जीके और रीजनिंग वाला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और ये भी बता दूं कि ये यानी कि हमारा सेट डी है, ठीक है, डी सेट का जो है वो हो रहा है, सलूशन करवा रहे हैं हम। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है, तो विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए विद्यार्थियों की केवल आए ना, केवल जहां पर आए उन्हें हटाते चले जाइए, ये सब गलत हो जाएंगे बिना पढ़े हुए। उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि शिक्षा में केवल कोई बात ही नहीं आती है। एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है? उन्हें अवधारणाओं को याद करने में सहायता देना, नहीं। कक्षा के प्रत्येक बच्चे के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना, यही हो सकता है। उन विद्यार्थियों को बार बार प्रश्न पूछने चाहिए जो बार बार पूछते हैं, नहीं, सॉरी, इसमें से चुनना है हमको, ठीक है। और उन विद्यार्थियों को बार बार विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ओके, तो आपका 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 जहां पर भी हो, ठीक है, वो आपको उत्तर हो जाएगा बी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए ज्ञान संग्रहकर्ता के रूप में, रटने वाले विद्यार्थी के रूप में, नहीं, सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में, शिक्षक के एक अच्छे अनुयायी के रूप में, ये नहीं। अभी जो है ना, ज्ञान ग्राहकर्ता के रूप में या सीखने के सक्रिय भागीदार के रूप में, तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, सी का उत्तर होना चाहिए। ओके, तो ये यानी कोशिश की गई है कि सभी प्रश्न बिल्कुल सही हों, एक्यूरेट हों इनके उत्तर। तो और इस बार कुछ सरल पेपर आया है तो मेरिट हाई जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग अपना देखिए कितना बन रहा है। और वैसे तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने छोड़ा भी है प्रश्न पेपर, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन भी छूटे हुए हैं। बहुत से बच्चे तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं 2.5 घंटे में। ओके, जो बच्चे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में उलझ गए हैं वो फिर आगे कर ही नहीं पाए, उनका तो पूरा यानी वो जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा छूट चुका है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने पूरा यानी कि क्वेश्चन पेपर किया हुआ है, ठीक है, वो फाइट में ज़रूर हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी तैयारियों को लगातार अब यानी 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद शुरू कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।